Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB, AFSB, kindly join our Telegram channel SSB Success, and for more updates regarding SSB, subscribe to our YouTube channel. So guys, today's topic is what India gains from revitalized ties with UK. So let's get started. पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। आप लोगों को पता है 4 मई को इंडिया और यूके के बीच वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज हुआ था। हम इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, पर उस टाइम पे हमें ये नहीं पता था कि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सो दैट आप उसको भी देख पाए और उसके बाद आप ये देखें तो आप बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। तो दोनों कंट्री के लीडर्स ने वर्चुअली आपस में बातचीत की थी। इस वर्चुअल मीटिंग के दौरान एक रोड मैप 2030 को अडॉप्ट किया गया दोनों कंट्रीज के द्वारा कि आने वाले 10 सालों में रिलेशन कैसे होंगे और कैसे इवॉल्व करेंगे। राइटर का कहना है ये रोड मैप जो है वो ओवर एम्बिशियस हो सकता है, लेकिन फिर भी इंडिया और यूके के बीच टाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। बिकॉज यूके ने ब्रेग्जिट किया है और ब्रेग्जिट के बाद यूके नए पार्टनरशिप की तलाश कर रहा है। जैसे ब्रिटेन ने अभी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए अप्लाई किया। इवन यूके ने एशियान को परसुएड किया कि हमें डायलॉग पार्टनर बना लीजिए, बिकॉज पहले यूके यूरोपियन यूनियन के अंडर आता था और यूरोपियन यूनियन तो एशियान का डायलॉग पार्टनर है। लेकिन अब ब्रेग्जिट के बाद यूके अलग से बोल रहा है एशियान को, और एशियान ने इसके लिए अप्रूवल भी दे दिया है। वैसे काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज कोशिश कर रहे थे एशियन का अलग से डायलॉग पार्टनर बनने के लिए, लेकिन यूके को अप्रूवल मिली है और बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज को नहीं मिल पाई है। तो इसी डायरेक्शन में यूके कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ भी स्ट्रॉन्ग टाइज किए जाए। रिपब्लिक डे पे बोरिस जॉनसन जो है वो इंडिया में विजिट करने वाले थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया कोविड की वजह से। तो अब हम कॉपरेशन की बात कर लेते हैं कि क्या एरियाज ऑफ कॉपरेशन है इंडिया एंड यूके के बीच में। तो दोनों कंट्रीज जो है वो टाइज को स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं, जैसे डिफेंस एंड सिक्योरिटी में, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में, पीपल टू पीपल एंगेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड पेंडेमिक को कैसे कंट्रोल किया जाएगा उसमें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी की। तो देखो, इंडिया के आसपास के रीजन में ब्रिटिश नेवी की जो प्रेजेंस है या फिर ब्रिटेन के साथ जॉइंट एक्सरसाइज जो कंडक्ट होती है, राइटर का मानना है इससे कुछ ज़्यादा खास फायदा होगा तो नहीं, बिकॉज ब्रिटेन एंड चाइना के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 1997 में, जिसके बाद ब्रिटेन ने हांगकांग को चाइना को दे दिया था। लेकिन एग्रीमेंट में ये कहा गया कि 2047 तक कैपिटलिस्ट सिस्टम रहेगा हांगकांग में। लेकिन आज के टाइम पर हांगकांग में जो हो रहा है उससे हम सब वाकिफ हैं। जो मेनलैंड चाइना में सिस्टम है वो हांगकांग में थोपा जा रहा है, यानी 1997 के एग्रीमेंट को इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन ब्रिटेन कुछ कर भी नहीं रहा। कम से कम ब्रिटेन को टफ स्टैंड तो लेना चाहिए और चाइना को मजबूर करना चाहिए कि 1997 में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था आप उसको फॉलो कीजिए। लेकिन ब्रिटेन ऐसा करने में सक्सेसफुल नहीं हो सका। लेकिन फिर भी यूके के हमारे लिए डिफेंस के फील्ड में मतलब यूके हमारे लिए डिफेंस के फील्ड में कैसे इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके, इंटेलिजेंस शेयर करके इंडिया के साथ, और गुड़गांव में जो फ्यूजन सेंटर है, जैसे इंडियन ओशन में जो सिर्फ आती रहती है उनकी इंफॉर्मेशन होती है इस फ्यूजन सेंटर में, तो यूके भी कंट्रीब्यूट कर सकता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शेयर करके इस फ्यूजन सेंटर में, और इससे इंडो पैसिफिक को और ज़्यादा फ्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो LCA दैट इज़ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, उनके लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी यूके प्रोवाइड कर सकता है, या फिर नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस शिप्स के लिए भी टेक्नोलॉजी यूके प्रोवाइड कर सकता है। बिकॉज यूके के पास रॉयल्स रॉय से MT-30 इंजन्स हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, और इंडो पैसिफिक रीजन में ये इंजन्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो अब वीज़ास की बात करते हैं। इंडिया का एक कंसर्न था कि यूके इंडिया के प्रोफेशनल्स को आसानी से वीज़ा नहीं देता है। तो जब दोनों कंट्रीज़ के PM ने बात की तो मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पर सहमति बनी। तो अगले 2 सालों में यूके इंडिया के 3000 वर्किंग प्रोफेशनल्स को वीज़ा देगा, लेकिन बदले में
ऐसे बहुत सारे लोग जो इलीगली यूके में रह रहे हैं, इंडिया उनको मतलब उनको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन इंडिया ने कहा है कि पहले आप उनकी नेशनैलिटी को वेरीफाई कीजिए, उसके बाद हम उनको रीएडमिट कर लेंगे। अब ऐसे लोग कितने हैं ये तो पब्लिक डोमेन में है नहीं, लेकिन एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है ऐसे लोगों की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। और जो इंडिया के हैं पहले देखो, मतलब जो इंडिया के हैं वहाँ रहते हैं, पहले देखो इंडिया ने इस चीज़ के लिए ये बोला था, इंडिया का पहले भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप उनकी नेशनैलिटी प्रूव कीजिए, वेरीफाई कीजिए कि वो इंडियंस हैं। अगर वो इंडियंस हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको लेने में। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एडुकेशन के फील्ड में। एडुकेशन के फील्ड में कॉपरेशन का काफ़ी स्कोप है। बहुत सारे इंडियंस के लिए प्राइम डेस्टिनेशन एडुकेशन के लिए यूके होती है, लेकिन जब यूके आसानी से वीज़ा नहीं देता है तो जो स्टूडेंट्स हैं वो जर्मनी की तरफ मुड़ जाते हैं और जर्मनी में ही पढ़ाई करने चले जाते हैं। लेकिन अब यूके चाहता है कि इंडियन स्टूडेंट की जो मार्केट है उसे यूटिलाइज किया जाए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। यूके ने पब्लिकली अनाउंस किया कि इंडिया 1 बिलियन पाउंड यूके में इन्वेस्ट करेगा, जिसमें से हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि हम 240 मिलियन पाउंड यूके में इन्वेस्ट करेंगे। ये देखो इंडिया को नुकसान हो गया, बिकॉज इंडिया ये चाहता था कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इंडिया में ही इन्वेस्ट करे, लेकिन जो पूना वाला जिसके इंस्टीट्यूट जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है, उन्होंने अभी अनाउंस किया कि हम यूके में इन्वेस्ट करेंगे 240 मिलियन पाउंड। देखो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट जॉब क्रिएटर है यूके में। बहुत से इंडियन बिजनेसमैन जो हैं यूके में इन्वेस्ट किया करते हैं। वहाँ पर इंडियंस की वजह से एफडीआई आई है और जॉब्स क्रिएट हुई है। लेकिन यूके के बिजनेसमैन ने काफ़ी कम इन्वेस्ट किया है इंडिया में, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। तो इंडिया की एफडीआई ज़्यादा है यूके में और यूके की एफडीआई इंडिया में कम है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। यूके के पास जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी है, तो जो इंडिया को प्रोवाइड कर सकता है, जिससे क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने में हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो पैंडेमिक से रिलेटेड है। जो पैंडेमिक है वो नई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है दोनों कंट्रीज़ को कॉपरेशन की, जैसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका एसआईआई का मॉडल है। जो कोविशील्ड वैक्सीन बनी है उसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइंस है। 97% वैक्सीन को डेवलप किया गया है और उसके बाद मतलब 97% जो साइंस है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है। उसके बाद एस्ट्राजेनेका जो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसने साइंस को एक्वायर किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, लेकिन एस्ट्राजेनेका के पास कैपेसिटी नहीं थी इसको बड़े नंबर में मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो एस्ट्राजेनेका ने सीरम इंस्टीट्यूट को कॉन्टैक्ट किया और उसके साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की और उसके बाद उनको बोला कि आप मैन्युफैक्चर कीजिए वैक्सीन को। तो ये कहा जाता है कि जैसे ये मॉडल था ना, इसी तरीके से इंडिया और यूके और भी कई मॉडल्स पे काम कर सकता है। तो अब कंसर्न्स की बात कर लेते हैं। तो पहला कंसर्न ये है, इंडियन डायस्पोरा जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है यूके में, लेकिन इसका नुकसान हो जाता है। वो कैसे कि यूके की पॉलिटिक्स में इंडियन इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है, जिससे इंडिया को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, बहुत सारे बिजनेसमैन जो इंडिया में बैंकरप्ट हो जाते हैं और बाद में चले जाते हैं यूके में, और सालों साल लग जाते हैं उनकी एक्स्ट्रेडिशन में, और कभी कभी तो एक्स्ट्रेडिशन हो ही नहीं पाती। तो यूके को सीखना चाहिए यूएई से। यूएई के साथ हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यूएई ने बहुत सारे क्रिमिनल्स को इंडिया को लौटाया है। तो यूके को समझना चाहिए कि ये इशू इंडिया के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट कंसर्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट कंसर्न है एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। देखो ब्रिटेन अभी इंडिया का मेजर ट्रेड पार्टनर नहीं है। जब नेगोशिएशन हो इंडिया एंड यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए, तो सोशल मोबिलिटी एंड सर्विसेज की को एडिक्वेलिटी कवर करना चाहिए, एडिक्वेटली कवर करना चाहिए और करने की ज़रूरत भी है। लेकिन दूसरी तरफ ये वो इशू है जिसकी वजह से यूके जो है यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ था। तो इन इश्यूज़ पे जो है टकराव हो सकता है इंडिया और यूके के बीच। वैसे भी इंडिया की अलग एक्सपेक्टेशन है और यूके के अलग कंसर्न है, तो फिर भी फ्री ट्रेड्स जो साइन करना होगा वो डिफ़िकल्ट साबित हो सकता है।
अब हम नेक्स्ट कंसर्न की बात कर लेते हैं कि जो यूके के ऑफिशियल्स हैं वो ये कहते हैं कि इंडिया में बिजनेस करना इजी नहीं है और इंडिया में रेट्रोस्पेक्शन टैक्सेशन हो जाता है काफ़ी बार। तो इस वजह से अगर इन्वेस्टमेंट हो भी सही तो फिर इन्वेस्टमेंट खतरे में आ जाती है रेट्रोस्पेक्शन टैक्सेशन के दौरान। और जब मामला पहुंचता है आर्बिट्रेशन कोर्ट के पास तो आर्बिट्रेशन कोर्ट के डिसीजन के बाद भी इंडिया नहीं मानता है, जैसे वोडाफोन का केस है। ये एग्जाम्पल देते हैं यूके के ऑफिशियल्स। Okay, so guys, that was all. Do like, share, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.